जब हम लिंग्विस्टिक्स देखेंगे तो हम यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स, अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स अलग-अलग नहीं देखेंगे। हमारे काफ़ी सारे लिंग्विस्ट्स यूरोपियन होंगे, काफ़ी सारे अमेरिकन लिंग्विस्ट्स होंगे। आज हम जिनको देख रहे हैं वो है चार्ल्स हॉकेट, अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में। और उन्होंने डिज़ाइन फीचर्स हमें जो दिया है, ये डिज़ाइन फीचर्स है क्या, हम इसको इसमें समझ रहे हैं। भाषा ह्यूमन लैंग्वेज भी होती है, जानवरों की भी एक भाषा होती है, मधुमक्खियों की एक भाषा है, एप्स, चिंपैंजीज, बंदर का चैटरिंग, ये भी एक भाषा है जो वो लोग आपस में समझते हैं। तो चार्ल्स हॉकेट ने रिसर्च इस क्षेत्र में किया। हॉकेट वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, अमेरिका के थे ये, हु डेवलप्ड मैनी इन्फ्लुएंशियल आइडियाज, जिसके बहुत सारे प्रभावशाली विचार रहे हैं इन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स। हम ये देखेंगे बैकग्राउंड में कि जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स था, जिसमें एक परफेक्ट फॉर्म है और जिसमें मैनिफेस्टेड फॉर्म्स हैं, उसी तरह से जैसे परफेक्ट फॉर्म उसका ना आदि है ना अंत है, उस तरीके से लैंग्वेज का भी ना आदि है ना अंत है, असीम है वो फॉर्म की तरह। और आज तक जितनी भाषा बोली गई है वो मैनिफेस्टेड लैंग्वेज है, प्रकट हुई भाषा। अप्रकट तो असीम है। तो इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स देखेंगे। उसमें हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे पाणिनि के ग्रामर से, और फिर हम आएंगे कि इंडिया में बहुत चर्चा हुई, भाषा पैदाइशी है या बाहर से सीखी जाती है, इस पर खूब चर्चा हुई है। तो ये सारे डिस्कशंस फिर वेस्ट में भी आएंगे। तो स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स, फर्डिनेंड डी सॉस्योर नाम के जो स्विस व्यक्ति थे, वो स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े तो हुए हैं, पर उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म नाम यूज नहीं किया, वो तो आगे जाके बाद में और लोगों ने यूज किया। वो तो सेमियोटिक्स की बात करते थे। हम सेमियोटिक्स, ये स्ट्रक्चरलिज्म, हालांकि स्ट्रक्चरलिज्म के सारे सिद्धांत फर्डिनेंड डी सॉस्योर के दिए हुए हैं, फिर भी उन्होंने वो टर्म यूज नहीं किया। बस हमको इतना सा याद रखना है, इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ही रिप्रेजेंट्स, चार्ल्स हॉकेट दर्शाते हैं द पोस्ट ब्लूमफील्डियन फेज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फर्डिनेंड डी सॉस्योर और उनके स्ट्रक्चरलिज्म, भले ही उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म शब्द यूज नहीं किया, परंतु फिर भी उनको कई लोगों ने कई सालों तक फॉलो किया। ब्लूम्सफील्ड, लेनर्ड ब्लूम्सफील्ड नाम के लिंग्विस्ट अमेरिका में आए। फिर ब्लूम्सफील्ड के विचारों से अलग हुए कई लोग थे, जिसमें नोम चोम्स्की भी आते हैं। तो पोस्ट ब्लूम्सफील्डियन का मतलब ब्लूम्सफील्ड के बाद का। ब्लूम्सफील्ड जो लिंग्विस्ट थे, उनके बाद जो अलग हुए ब्लूम्सफील्ड से, उनमें से ये चार्ल्स हॉकेट हैं। He represents the post-Bloomsfieldian phase of structuralism, often referred to as distributionalism और टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म। तो चार्ल्स हॉकेट डिस्ट्रीब्यूशनलिज्म से जुड़े हुए, टैक्सोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों
एक ही है। डिस्ट्रीब्यूशनलिज्म हम उसको नाम दें चाहे, ये टर्म्स हैं कि इस क्षेत्र से संबंध रखते थे। He treated linguistics as a branch of anthropology, ये भी एक सब्जेक्ट है, विषय है, and made significant contributions, इनके काफ़ी योगदान रहे to the field of anthropology as well। तो इन्होंने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। हम देखें कि डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज क्या हैं जो हॉकेट ने दिया है हमें। वन ऑफ हॉकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, हॉकेट का सबसे बड़ा योगदान was his development of the design feature approach। ये एक पूरा क्षेत्र है लिंग्विस्टिक्स में जो कि हॉकेट ने डेवलप किया। क्या किया उन्होंने डिजाइन फीचर अप्रोच में? ही अटेम्प्टेड, उन्होंने प्रयास किया, टू डिस्टिंग्विश, फर्क करना, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जानवर जो कम्युनिकेट करते हैं उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, और मनुष्य जो लैंग्वेज के नाम पर कम्युनिकेट करता है, मनुष्यों का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, एंड ह्यूमन लैंग्वेज। हॉकेट इनिशियली डेवलप्ड 7 फीचर्स, उन्होंने 7 क्वालिटीज बताई, which were published in the 1959 पेपर। 1959 में एक पेपर उन्होंने, रिसर्च पेपर तैयार किया जिसमें कि उन्होंने उन 7 फीचर्स का नाम दिया, डिज़ाइन फीचर्स, 7 डिज़ाइन फीचर्स, फिर बाद में 13 डिज़ाइन फीचर्स, फिर बाद में 16 डिज़ाइन फीचर्स। तो उनके पेपर का नाम था एनिमल लैंग्वेजेस एंड ह्यूमन लैंग्वेज। आफ्टर मैनी रिविजन्स, उस पर काफ़ी सारा सुधार कार्य कर ही सेटल्ड ऑन 13 डिज़ाइन फीचर्स। उन्होंने उसमें और ऐड किया, आउटलाइंड इन, और उन्होंने एक नया पेपर लिखा, द ओरिजिन ऑफ स्पीच, इन्वर्टेड कॉमर्स में पेपर का नाम है, जो कि एक पत्रिका में छपा, पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक अमेरिकन, पत्रिका का नाम है। लेटर, उसके बाद 13 के बाद उन्होंने 3 और जोड़ दिए। He added 3 more features and made it 16। हॉकेट believed, हॉकेट का ये मानना था, that all communication systems, animal and human alike, चाहे जानवरों की भाषा हो चाहे मनुष्य की भाषा हो, share many of these features। इन्होंने 7, 13, 16 जो बताए, कई फीचर्स या क्वालिटीज एनिमल कम्युनिकेशन में भी मिलेगा, ह्यूमन में भी मिलेगा। बट ह्यूमन लैंग्वेज कंटेन्स ऑल डिजाइन फीचर्स। इंसान की भाषा में सारे फीचर्स मिलेंगे, इन फीचर्स में से कुछ फीचर्स केवल इंसान की भाषा में मिलेंगे, जानवरों की भाषा में नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए, हम यहाँ बैठकर अभी 10 साल पहले क्या हुआ उसकी बात कर सकते हैं, जानवर उस तरह की बात नहीं कर सकते। ये फीचर केवल इंसानों के लैंग्वेज में पॉसिबल है। या जो चीज़ एक वक्त हुआ करती थी आज नहीं है, यूनिकॉर्न वगैरह, आउटर स्पेस जिसको किसी ने नहीं देखा, उनकी चर्चा मनुष्य कर सकता है, इमेजिनेशन वगैरह है उसके पास, पर जानवरों के पास नहीं है, इसलिए ये फीचर्स उनकी लैंग्वेज में नहीं होंगी। ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन, परंपरागत तरीके से जो हम बातचीत करते हैं, हम अपने तरीके से बात करते हैं और हमें पता है कि सामने वाला उसी तरीके से उसको समझता है। एंड ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग, हम इसको समझेंगे अगली वीडियो में, आर की टू ह्यूमन लैंग्वेज।
मनुष्य की भाषा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर फिर भी ऑफ द 16 डिज़ाइन फीचर्स, जो 16 डिज़ाइन फीचर्स लैंग्वेज के दिए चार्ल्स फ्रांसिस हॉकेट ने, हॉकेट टेक्स 7 and calls them the key properties of language। ये सातों आपको मनुष्य की भाषा में तो मिलेंगे, इनमें से कुछ जानवरों की भाषा में भी मिलेंगे। These are duality of patterning, productivity, arbitrariness, interchangeability, specialization, displacement, कल्चरल ट्रांसमिशन। ये सारे के सारे हमें समझने की जरूरत नहीं है, इनमें से 2 या 3 इंपॉर्टेंट होंगे, हम केवल उनको समझेंगे।